दीनापुर गांव के पास एक बड़ा जंगल था। कुछ लोग जंगल से फल फूल इकट्ठा करके लाते थे और उन्हें गांव के बाजार में बेच देते थे। संपत और उसका 15 साल का बेटा आशु भी यही काम करते थे। वे जंगल से फल फूल आदि इकट्ठा करके लाते थे और उन्हें गांव के बाजार में बेच देते थे। एक दिन संपत और आशु दोनों जंगल में फल फूल इकट्ठा कर रहे थे कि तभी उन्हें दूर एक भेड़िया दिखाई दिया। बापू वो देखो भेड़िया। अरे ये तो सच में भेड़िया है। और तू जरा पीछे रहना बेटा, ये आगे आया तो इसे मैं अपने आप संभाल लूंगा, समझा? संपत ये कह ही रहा होता है कि तभी आसमान में अचानक से बादल घिर आते हैं और तेज बारिश होने लगती है। आशु को ये बहुत ही अजीब घटना प्रतीत होती है और इसलिए वो कहता है, बापू कि ये अचानक से बारिश भी होने लगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, कुछ अजीब तो घट रहा है, पर तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। बापू भेड़िया तो हमारी तरफ ही आ रहा है, तू डर मत, आने दे। भेड़िया जैसे ही उनके निकट आता है तो वो अचानक एक खौफनाक पिशाच में बदल जाता है। लाल लाल अंगारों जैसी आंखें और लंबे दांत। उसे देखते ही संपत चीख उठता है। आशु, आशु तू भाग बेटा, और जल्दी से भाग, ये तो पिशाच है और तू इस पिशाच से अपनी जान बचा। मुझे उसकी नहीं, तेरी जरूरत है। मुझे खून पीना है, खून। मैं तेरे शरीर से खून की हर बूंद पी जाऊंगा। यह कहते हुए पिशाच संपत को गर्दन से दबोच लेता है और उसके शरीर से सारा खून पी जाता है। इस तरह संपत मर जाता है और पिशाच उसे जमीन पर लुढ़का देता है। उधर आशु भागते हुए गांव में जा पहुंचता है। अरे जंगल में पिशाच घूम रहा है, उसने मेरे बापू को पकड़ लिया है, मेरे साथ चलो, मेरे बापू को पिशाच से बचाओ। आशु से यह खबर मिलते ही गांव वाले जंगल की तरफ दौड़ते हैं। सबके हाथों में लाठी डंडे थे, लेकिन जंगल में पहुंचने पर उन्हें संपत की लाश ही मिलती है। पिशाच तो उसे मारकर कहीं गायब हो चुका था। बापू, उस पिशाच ने मेरे बापू को मार डाला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी उसे मार डालूंगा। उस दिन के बाद से पूरे गांव में ही पिशाच का खौफ फैल जाता है। पिशाच रातों को गांव में भी घुसना शुरू कर देता है और जिसका भी उससे सामना होता है वो मारा जाता है। पिशाच उसके शरीर का सारा खून पीकर उसे मौत के घाट उतार देता है। कितना गर्म खून है इसका, सच में बहुत मजा आ रहा है। अब तो इस गांव के हर आदमी का खून पी जाऊंगा। एक दिन जंगल से गुजरने वाली सड़क से कुछ व्यापारी शहर की तरफ जा रहे थे कि तभी आओ, तुम सब एक एक करके मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा खून पीना है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमारा खून मत पियो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें माफ कर दो। खून तो मैं पीऊंगा, तुम सबका खून पीऊंगा। यह कहकर पिशाच उन सबका खून पीने के लिए एक एक को बारी बारी से गर्दन से दबोचने लगता है और उन्हें मार डालता है। अरे सुनो, आज उस पिशाच ने कुछ व्यापारी लोगों को मार डाला है, उन सब की लाशें जंगल में सड़क किनारे पे पड़ी हैं। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ भाई, इस पिशाच ने तो सबका जीना हराम कर दिया है। पिशाच के गांव में तथा उसके आसपास बढ़ते खौफ और खतरे को देखते हुए गांव वालों को गहरी चिंता होती है और वे पिशाच से छुटकारा पाने का उपाय खोजने लगते हैं। देखो भाई, इस शैतान पिशाच का हम और अत्याचार नहीं सह सकते। अब तो इसे खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पर इसे खत्म कैसे किया जाए, इस बात का पता लगाना भी तो बहुत मुश्किल है। हाँ वो तो है, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लोग सरपंच से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां आशु आ जाता है और कहता है, उस शैतान को खत्म करने की चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे मैं मारूंगा। उसे मारकर मुझे अपने बापू की मौत का बदला लेना है।
तू अभी बच्चा है बेटा, और वो एक दरिंदा पिशाच है, इसलिए उसको मारने की सोचने के बजाय उससे बचने की बात सोच, समझा? मैं नहीं डरता उससे। देखना, एक दिन उसे जरूर मारूंगा। एक रात आशु सो रहा होता है कि तभी उसे एक सपना आता है। सपने में आशु रो रहा होता है और एक महात्मा उसे पिशाच को मारने का उपाय बताते हैं। इस पिशाच ने मेरे बापू को मार डाला, अब मैं भी उसे मार डालूंगा। हाँ, केवल तुम ही मार सकते हो उस पिशाच को। पर मैं उसे कैसे मारूंगा महात्मा जी? बेटा, तुम पहाड़ी वाले शिव मंदिर पे जाओ, वहां तुम्हें एक सुनहरा त्रिशूल मिलेगा। तुम उस त्रिशूल को ले आओ और जब भी तुम्हें पिशाच दिखे, उस त्रिशूल से उसे मार डालो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कल ही वो त्रिशूल ले आता हूँ। आशु अगले ही दिन पहाड़ी पर जाकर शिव मंदिर से वह सुनहरा त्रिशूल ले आता है और उसे अपने साथ रख लेता है। उसके हाथ में त्रिशूल देखकर कई गांव वाले पूछते हैं, अरे आशु, ये त्रिशूल कैसा? संन्यास ले लिया क्या बेटा? ये त्रिशूल नहीं, उस पिशाच का काल है, काल। देखना, मैं इस त्रिशूल से उसे मार डालूंगा। एक बार कहीं दिखाई तो दे। आशु अभी बातें ही कर रहा था कि तभी किसी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। अरे सुनो, अरे भागो भागो भागो, गांव में पिशाच आया है। अरे उसने कई लोगों को मार दिया है, अरे भागो। यह सुनते ही गांव वालों में भगदड़ मच जाती है और सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। मगर आशु निडर होकर पिशाच के सामने जा खड़ा होता है। तो उस दिन बच गया था, पर आज नहीं बचेगा। आज मैं तेरे बाप की तरह तुझे भी मार डालूंगा। आज तू नहीं मारेगा, आज तो मैं मारूंगा तुझे। ये त्रिशूल देख, ये तेरी मौत है। बहुत खून पी लिया तूने गांव वालों का, अब तू खत्म। तू आगे तो बढ़ एक बार, फिर देख मैं तेरा खून कैसे पीता हूँ। यह कहकर पिशाच आशु को पकड़कर उसकी गर्दन दबोचने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय आशु त्रिशूल से उस पर वार कर देता है। त्रिशूल सीधे पिशाच के पेट में जा घुसता है और उसके शरीर में आग लग जाती है। उसका शरीर अंगार बनकर इधर उधर बिखरने लगता है। हे, अरे देखो, शैतान मर गया शैतान। मैंने इस पिशाच को मारकर अपने बापू की मौत का बदला ले लिया। गांव वाले आशु की इस बहादुरी की बहुत प्रशंसा करते हैं और उसको सब गांव वालों का बहुत प्यार मिलता है। उस दिन के बाद गांव वाले आशु को सिराखों पर बिठा कर रखते हैं और उसको अपनी सगी औलाद की तरह ख्याल रखने लगते हैं। ये कहानी है मुंबई मेट्रो के पिलर की। पिलर नंबर 108। देखने में तो ये मेट्रो का आम पिलर जैसा लगता है, पर सूरज ढलते ही यहाँ सब कुछ बदल जाता था। उस समय गौरव मुंबई में आया था और वो मेट्रो से सफर किया करता था। एक रात लगभग 10 बजे की बात थी। गौरव मेट्रो ट्रेन से उतरा। उसे सिगरेट पीने का मन था, इसीलिए वो सुनसान ठिकाना ढूंढ रहा था और पिलर नंबर 108 पर उसकी नजर गई। वहाँ जाता हूँ, वहाँ कोई नहीं है। जब गौरव पिलर के पास जा रहा था तो आसपास खड़े लोग उसे घूरे जा रहे थे, पर किसी ने उसे रोका नहीं। खैर, गौरव पिलर के पास पहुंचा और उसने अपनी सिगरेट जलाई। अभी यहीं से कुछ पार्सल ले लेता हूँ, कौन घर जाकर खाना बनाएगा। गौरव को ताली की आवाज आने लगी। जैसे ही वो पीछे घूमा तो एक किन्नर उसके पीछे खड़ा था। गौरव को देखकर किन्नर ने ताली बजाई। अरे, ये चिकना यहाँ नया है क्या? तुम्हें क्या करना है? मुझे क्या करना है? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। बहुत गुस्से में है रे तू चिकने। चंदा ने गौरव की दाढ़ी को छूने की कोशिश की। दूर रह मुझसे। अच्छा, ऐसी बात। अब तो तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगी।
समझा क्या चिकने? चंदा से पीछा छुड़ाने के लिए गौरव वहां से आगे चलने लगा। चंदा भी उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मेरी मर्जी, तू बड़ा चिकना है रे। गौरव तेजी से चलने लगा। चंदा उसके पीछे ही थी। गौरव एक चाइनीज काउंटर पर गया। भाई मुझे एक फ्राइड राइस दे दो पार्सल। अरे मेरे लिए भी ले ले। मैं क्यों लूं तेरे लिए? तुझे चाहिए तो खुद ले ले। गौरव चंदा को चिल्ला रहा था, पर चाइनीज काउंटर वाले को तो चंदा दिख ही नहीं रही थी। वो बेचारा परेशान था कि आखिर गौरव किससे बात कर रहा है। तुम किससे बात कर रहे हो भाई? ये मेरे पीछे जो किन्नर लगी है ना, उससे। कहाँ है किन्नर? यहाँ तो कोई नहीं है। क्या भाई, तुम्हें ये इतनी बड़ी किन्नर नहीं दिख रही है क्या? जब यहाँ कोई है ही नहीं तो मुझे कैसे दिखेगी? खैर काउंटर वाले ने फ्राइड राइस पैक कर दिया और गौरव पार्सल लेकर आगे बढ़ने लगा। चंदा अब भी उसके पीछे थी। थोड़ी दूर जाकर गौरव फिर से रुका। उसने ठान ली कि वो चंदा को भगा कर रहेगा। कौन है तू? क्यों मेरा पीछा कर रही है? ये हुआ ना काम का सवाल। मैं चंदा हूँ। तुझे तो समझ आ ही गया होगा चिकने कि मैं एक किन्नर हूँ। वो तो पता है, लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तू मेरी एक कहानी सुन ले, फिर मैं कभी तेरा पीछा नहीं करूंगी। मैं तेरी कहानी क्यों सुनूं? मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है। मेरा पीछा मत कर, समझ गई? गौरव गुस्से में आगे चलने लगा। कुछ देर बाद उसने सोचा, मैं अगर दौड़ने लगूंगा तो शायद ये किन्नर मेरा पीछा छोड़ दे। और बस गौरव तेजी से दौड़ने लगा। चंदा भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। थक हार कर गौरव रुक गया और हाँफने लगा। अरे मेरी माँ, मेरा पीछा छोड़ दे। अरे चिकने, तू मेरी कहानी सुन ले, फिर मैं कभी तेरा पीछा नहीं करूंगी। गौरव ने सोचा और फिर बोला, ठीक है चल बोल, क्या बोलना है? 2 साल पहले एक किन्नर थी जो मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगा करती थी। वो बहुत खुश थी। खुशी खुशी वो लोगों को दुआ देती थी, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे, तेरा भला हो रे। वो किन्नर गरीबों की मदद करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। मुंबई में मेट्रो का काम शुरू हुआ। मेट्रो के पिलर के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे थे। एक रात की बात है, वो किन्नर रोज के जैसे अपने घर लौट रही थी। अरे बाप रे, इतना बड़ा गड्ढा, पिलर कितना बड़ा होगा ना। वो किन्नर गड्ढा देख ही रही थी कि अचानक उसकी आंखों पर जेसीबी की रोशनी आई। रोशनी इतनी बढ़ गई कि किन्नर कुछ देख ना पाई और उसका पैर फिसल गया। वो सीधा उस गहरे गड्ढे में जा गिरी। उसकी चीखें सुनकर जेसीबी का ड्राइवर और वहां खड़ा एक मजदूर दौड़ता हुआ आया। अरे बाप रे, इसके शरीर में तो सरिया घुस गया है। ये क्या कर दिया मैंने, हे भगवान। किन्नर दर्द से तड़प रही थी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। वो ड्राइवर और मजदूर डर गए थे। अब मेरे खिलाफ मर्डर केस होगा और मेरे खिलाफ लापरवाही का। मैंने ही वो बैरिकेड्स हटाए थे। किन्नर दर्द से तड़प रही थी और इन दोनों को अपने आप की पड़ी थी। अब क्या करना चाहिए हम दोनों को? वैसे भी इसे हॉस्पिटल ले जाते ये मर ही जाएगी। उससे अच्छा है इसे यहीं दफना देते हैं। कम से कम हम दोनों के खिलाफ कोई केस तो नहीं होगा। हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो, यही करना ठीक होगा। वो दोनों आदमी उस किन्नर के मरने का इंतजार करने लगे। जब किन्नर ने अपनी आखिरी सांस ली तो जेसीबी के ड्राइवर ने किन्नर की लाश मिट्टी से दबा दी। उसके बाद उस जगह एक पिलर बना, पिलर नंबर 108। कहते हैं आज भी पिलर नंबर 108 में उस किन्नर के पिशाच का वास है। वो किन्नर वहां खड़े हर इंसान के पीछे लग जाती है और उसका पीछा करती है, जैसे तुम मेरा पीछा कर रही हो। बिल्कुल सही। किन्नर का पिशाच गौरव को पकड़ लेता है और उसके गले से खून चूसकर उसका मांस खाने लगता है।